हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्व करने वाले जेई एडवांस 2021 का फिजिक्स का पेपर नंबर 1। ओके, चलो अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो आया था आपके, यूजुअली जो फिजिक्स के पेपर आते हैं जेई में उनसे थोड़ा सा इजी था, है ना। बेसिकली कंसेप्चुअल चीजें पूछी गई थी। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपके वर्नियर कैलिपर से दिया गया है, एरर का क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट के क्वेश्चन आपके फिजिक्स में जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखो, आपको बोला है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके? ये क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, तो मेन स्केल का आपके स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपको बोला है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इससे आपके क्या आएगा? आपके लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? देखो, आपके मेन स्केल पर आपको क्या बोल रखा है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो देखो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, मेन स्केल के है 9 डिवीजन। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई आपके यहां पर ये तो आ गया कि एक डिवीजन के करस्पॉन्ड कितनी लेंथ होगी, और आपके वर्नियर कैलिपर पर टोटल 10 डिवीजन है, मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। तो ये कितना हो गया? ये आपके आ गया 0.01 सेंटीमीटर, है ना। ये तो क्या आ गया? लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलोगे? आगे आपको बोला है द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर ऑन विथ नो गैप बिटवीन इट्स जॉज। ओके, तो लेफ्ट साइड वाले फिगर में बताया गया है कि भाई आपके जीरो एरर कितनी है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं कि जीरो एरर आपके कैसे आएगी, ऐसे ही, ये ऐसे, और यहां पर नीचे वाला ऐसे कनेक्टेड है ना आपके। नीचे वाला अगर ऐसे कनेक्टेड है तो इसका मतलब मेन स्केल आगे, ये मेन स्केल है ऊपर वाली, ये वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल अगर आगे है तो इसका मतलब एरर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर एरर पॉजिटिव है तो अब क्या करोगे? यहां पर एरर लिखनी पड़ेगी कि एरर आ कितनी रही है। तो एरर आपके आ रही है, अच्छे से देखो, हाँ यहां पर आपके ये कौन सा डिवीजन आपके ऊपर का फिफ्थ नीचे के सिक्स से मिल रहा है। तो अपने को तो नीचे वाले से लिस्ट काउंट निकालने के बाद तो नीचे वाले से मतलब होता है। तो अच्छे से देखो, यहां पर ये फिफ्थ रहा, यहां पर आपके 1 2 3 4 5 और ये सिक्स वाला इससे कनेक्ट हो रहा है इधर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ टोटल 10 डिवीजन है। तो एरर कैसे निकालेंगे? टोटल डिवीजन माइनस जो वाला मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट इक्वल्स टू कितना आ गया? 0.04 सेंटीमीटर। अब आप रीडिंग निकालो, जो स्पेयर की आपको डायमीटर निकालनी है वो देखो, राइट हैंड साइड में दे रखा है मेन स्केल के लिए आपको। तो अच्छे से देखो 3.1 से जस्ट आगे है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई? मेन स्केल की रीडिंग हो गई 3.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई? वर्नियर स्केल की रीडिंग आप अच्छे से देखोगे तो फर्स्ट वाला ही ऊपर वाले से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाला ही कनेक्टेड है, तो आपकी कितनी हो गई? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरर कितनी है? एरर आपके हैं 0.04, प्लस की है तो प्लस में ही लिखोगे। अब इन सबको ऐड कर दो, वही डायमीटर होगी, तो 3.15 सेंटीमीटर इज द
डायमीटर ऑफ गिवन आपके स्फीयर, है ना। और ये अच्छे से देखोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, अच्छे से सुनना और समझना। देखो आपको क्या बोला है, an ideal gas undergoes 4-step cycle as shown in the PV diagram below. During this cycle heat is absorbed by the gas in, कौन कौन से स्टेप में हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है वो आपको बतानी है। तो अच्छे से देखो क्या बोल रखा है आपको। चलो देखो, तो हीट एब्जॉर्ब किस किस में हो रही है वो अपने को सिंपली बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये ऐसे डायग्राम दे रखा है, पीवी ऐसे, और आपको क्या क्या स्टेप्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और ये पीवी कर्व है। अब आपको पता है कि डेल्टा क्यू जो आता है वो एन सी डेल्टा टी आता है। वो क्या आता है, एन सी डेल्टा टी। तो अब जिसमें एन सी डेल्टा टी पॉजिटिव होगा उसमें एब्जॉर्ब होगी हीट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में मान लो कि Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो वो आएगा एन सी पी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इस पर, एन सी पी डेल्टा टी। अब अच्छे से देखो, यहां पर आपके प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सिंस वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इधर से इधर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो मतलब कि डेल्टा टी पॉजिटिव, तो एनसीपी डेल्टा टी भी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट में एब्जॉर्ब होगी हीट। Q2 देखो, एन सीवी डेल्टा टी आएगा ये, है ना, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अच्छे से देखो, यहां पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अच्छे से देखो, प्रेशर कम हो रहा है ऊपर से नीचे तो टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा तो ये नेगेटिव, इसमें आपके रिलीज हो रही है हीट। Q3 एन सीपी डेल्टा टी वापस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब अच्छे से देखो, अगर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर भी कम होगा तो ये आपके ये भी नेगेटिव आएगा। तो Q4 की बात अगर की जाए तो एन सीवी डेल्टा टी वापस, एनसीवी डेल्टा टी, और चौथे वाले में आप अच्छे से देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अच्छे से देखो तो नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या आ गया आपके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट कॉमा फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपकी डेल्टा क्यू पॉजिटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो 1,4 वाला ऑप्शन नंबर है आपकी सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल बेसिक बेसिक स्टेप वाले क्वेश्चन है इस वाले पेपर में। ये जेईई एडवांस का 2021 का पेपर नंबर 1 है, ढंग से देखना, बेसिक से करनी पड़ेगी सारी चीजें इसमें, है ना। देखो थर्ड प्रॉब्लम, देखो ऑप्टिक्स से है थर्ड प्रॉब्लम आपकी। देखो आपको क्या बोला है, an extended object is placed at point O 10 centimeter in front of convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it as shown in the figure. The radii of curvature of all curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. Refractive index is 1.5. टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ सिस्टम इज, टोटल मैग्निफिकेशन बताना है तो अच्छे से समझना। ये भी बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी, अच्छे से देखो। पहले मैं बात करता हूं इसकी कॉन्वेक्स लेंस की,
ठीक है, तो पहले मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस का निकाल देता हूं। अच्छे से देखो, यहां पर रखा हुआ है ये ऐसे, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अगर 10 सेंटीमीटर आ गया आपके, तो इसकी फोकल लेंथ लेट सपोज f1, तो ये तो आ गया आपके u1 बेसिकली, आएगा तो नेगेटिव में -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और v1 अपने को फाइंड करना है, तभी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा v1/u1, ये m1 आ जाएगा। ठीक है, तो f1 फाइंड करो, 1/f1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। अब r1 देखो, सिंस इधर जा रही है रेज, इधर जा रही है रेज, तो आपके ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो अच्छे से देखो, कर्वेचर इधर ही है, कर्वेचर इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा इस वाली कर्वेचर का, तो आपके R1 पॉजिटिव, तो R1 तो आ गया आपके प्लस का 20 सेंटीमीटर, और जस्ट सेकेंड वाले कर्वेचर के कर्वेचर नेगेटिव है, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके 1/f1 क्या आ गया, म्यू ऑफ लेंस विच इज 3/2, म्यू ऑफ सराउंडिंग विच इज 1 -1, 1/20 -1/-20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू ये आ गया 2/20, 2 से 2 कैंसल आउट, तो f1 इक्वल्स टू आपके कितना आ चुका है प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छे से देखो, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/v1 -1/u1, u1 कितना है 1/-10 इक्वल्स टू 1/f, तो 1/20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/10 इधर तो हो जाएगा माइनस का 1/10। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम लूंगा 20, ऊपर आएगा 1 - 2, तो माइनस का 1/20, तो v1 आ चुका है -20 सेंटीमीटर। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -20/-10, ये कैंसल आउट होगा तो कितना आ गया 2। तो फर्स्ट वाले का मैग्निफिकेशन आ गया 2। अब वैसे के वैसे क्या करेंगे, कॉनकेव वाले का निकाल देंगे, तो ये रहा कॉनकेव आपके ऐसे। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान रखना, ये वापस जो आपके ओ डैश ऑब्जेक्ट आएगा इसके लिए वो 30 सेंटीमीटर दूर आएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो लेंस से लेंस दूर है, और दूसरे लेंस से 20 सेंटीमीटर आपके इमेज दूर है। तो V2 अपने को फाइंड करना है, U2 कितना आ चुका है 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, और उसके बाद में F2 वही 3/2/1 -1, 1/r1 1/r2। अच्छे से देखो, इधर रेस जाएगी तो आपके इधर की तरफ आपके नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव कर्वेचर, तो R1 आप यही लोगे जिधर की तरफ से रेज आ रही है, तो 1/-20 -1/20। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/20, ये दोनों तो कैंसल आउट, तो F2 कितना आ चुका है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/v2 -1/u2 कितना है -30, तो u2 आ गया आपके इधर -30 इक्वल्स टू सामने आ जाएगा माइनस का 1/20, ये माइनस माइनस प्लस, ये उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा क्या माइनस का 1/30, एलसीएम लूंगा तो माइनस का 60, और ऊपर की तरफ आ जाएगा आपके 3 + 2 5 से ये कैंसल आउट होगा 12 टाइम्स, तो V2 आ चुका है माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो M2 क्या आ गया -12/-30, माइनस माइनस प्लस, इधर की तरफ कैंसल आउट करूंगा 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स 2/5, तो टोटल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है M1 मल्टीप्लाइड बाई M2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो कितना आ गया 0.8 आपके मैग्निफिकेशन।
सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम थी बिल्कुल, लेकिन बेसिक थी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। इवन मैं बोलूँगा एनसीईआरटी लेवल में भी ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी गिवन है ना, बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जेईई एडवांस अगर आप दे रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा ज़रूर कि आप एनसीईआरटी भी सब्जेक्टिव तरीके से अच्छे से सॉल्व ज़रूर करो। जितनी ज़्यादा सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करोगे चीज़ें उतनी ही क्लियर होती जाएगी, है ना। तो अब 0.8 देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सो थर्ड का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 पर देखो क्या बोल रखा है, आपको बोला है हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट्स। हाफ लाइफ दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4, टी हाफ इज गिवन एज 20 मिनट, ठीक है। और उसके बाद आपको बोल रखा है अंडरगोज अल्फा डीके विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%, बीटा डीके विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%। Initially number of Q nuclei is 1000. The number of alpha decays in of Q in first 1 hour. Okay, सिंपल चीज। तो 1000 आपके न्यूक्लियाई है, तो बेसिकली 600 करेंगे अल्फा डीके, 60% है ना प्रोबेबिलिटी, और बचे हुए 400 करेंगे बीटा डीके। ऐसे मान सकते हो क्योंकि 60% 40% में डिवाइड करके भी आंसर करेक्ट आएगा, आप 1000 से करोगे तो भी करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो 600 है। अब 1 आवर में आपके 1 आवर में कितने टी हाफ हो गए, 3 टी हाफ। तो अच्छे से देखो 600 में से 300 इधर डिके होंगे तो बचेंगे 300, वापस 150 इधर डिके होंगे क्योंकि आधे डिके होंगे हर 20 मिनट में तो बचेंगे 150, 75 इधर डीके होंगे तो बचेंगे कितने आपके टोटल 75। तो डीके कितने हो चुके हैं 600 माइनस 75, तो डीके हो गए आपके टोटल 525 अल्फा डीके हो चुके हैं, 525 क्या हो चुके हैं अल्फा डीके। तो अच्छे से देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, सो आपके डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इतना बेसिक और कितना इजी क्वेश्चन था, बट वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है जो यूजुअली मिस कर जाते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से करना होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं इस टाइम ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपके एडवांस का पेपर आने वाला है और लास्ट ईयर का ही पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप, और लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ तो 360 में से कट ऑफ गई थी 63 मार्क्स। ये आपके कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, जेईई एडवांस क्वालिफाई होने के लिए इतने नंबर चाहिए होते हैं, है ना। अराउंड 40,000 क्वालिफाई करेंगे, 40,000 प्लस ही है, 41 समथिंग समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इतने क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर चाहिए होते हैं। अराउंड 16,248 सीट्स है जेईई एडवांस में, आपके आईआईटी की इतनी सीट्स है ना। तो काफ़ी सारी सीट्स बढ़ रही है, 23 आईआईटीज हो चुकी है आज की तारीख में, है ना। कोई ज़माने में आपके मैंने दिया था तब शायद 16 आईआईटीज थी, टोटल 9,000 के अराउंड सीट थी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 5 पर। 5 देखो, 5 आपको दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ टाइप में दे रखा है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम थी ये, बहुत क्लास में कर चुके होंगे ऐसी 100%। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 साथ में ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां से थ्रो किया है ऐसे 45 डिग्री पर, और तो ये ऐसे जाएगा। अब आपको क्या बोला है, उसके आगे आपको बोला है वर्टिकल एंड द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी स्प्लिट इनटू
two equal parts, one part fall vertically down to the ground in 0.5 सेकेंड। ओके, तो ये इधर जाकर ये अगर मैं h मानूं तो इधर जाकर आपके ये स्प्लिट हो जाता है दो पार्टिकल में। तो एक ऑफ कोर्स हो सकता है आपके आगे जाए, एक सीधा नीचे गिर जा रहा है। एक अगर सीधा नीचे गिर जा रहा है तो पहले तो बात करते हैं अपन एच मैक्स की। ठीक है, इधर अच्छे से देखोगे तो यू एक्स जो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, मैं कंपोनेंट कर दे रहा हूं अभी। यू वाई जो आएगा वो भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, एच मैक्स की बात करूं तो वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, तो कितना आ जाएगा 25/2 इंटू 10, तो ये कैंसल आउट होकर 5/4 क्या आ चुका है मीटर्स। ठीक है, अब ये आपके हाफ सेकेंड में नीचे गिर रहा है तो मैं यहां पर पहले चेक करूंगा कि ये यहां से अगर रेस्ट में गिरता तो कितना टाइम लगता। तो टाइम लगता है इसमें √2h, h कितना है 5/4/g, g कितना है 10, ये दोनों कैंसल आउट तो 1/2 सेकेंड ही आ रहा है। मतलब ये हाफ सेकेंड आने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल यहां पर जो दो पार्टिकल बटे हैं तो ये पार्टिकल आपके रेस्ट पर आ चुका है, ये रेस्ट पर आ चुका है तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड डबल हो जाएगी, इक्वल पार्ट में बटा है ना। तो पहले अगर 5 थी, पहले से 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, अब क्या हुआ एक रेस्ट में आ गया एक आगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो अब अच्छे से देखो हाफ सेकेंड में अगर ये वाला नीचे गिरा है तो यहां पर आपकी बात हो रही है किसकी, वर्टिकल हाइट, दोनों की वर्टिकल हाइट दोनों ने सेम चली है और दोनों की वाई वेलोसिटी इनिशियली सेम थी, तो ये भी हाफ सेकेंड ही लेगा नीचे आने के लिए। ठीक है, ये भी हाफ सेकेंड ही लेगा, तो सेकेंड वाला नीचे आने के लिए 0.5 सेकेंड ले रहा है। और कितना दूर गिरेगा अच्छे से देखो, कितना दूर गिरेगा, पहले यहां से यहां तक जो ये प्रोजेक्टाइल अगर यहां से थ्रो किया है तो यहां से यहां तक कितना चल चुका है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5, हॉरिजॉन्टल स्पीड 5 है ना, तो ये हो गया 2.5, और ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहां पर कैंसल आउट करोगे तो 5 आ चुका है, तो 5 मीटर यहां चला है, तो टोटल एक्स डिस्टेंस चली है 2.5 प्लस 5 मीटर, तो कितना हो गया 7.5। ठीक है, तो यही आपको दो चीजें पूछी गई है कि वन फॉल वर्टिकल अराउंड द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, तो x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O तो 7.5 मीटर, तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो गया 7.5, और फिफ्थ का टाइम का आंसर क्या हो गया, x वाले का हो गया 7.5 और टाइम वाले का 0.5 सेकेंड, है ना। तो अच्छे से देखो यही आपको आंसर्स आपके जेई वालों ने दिए थे, x 7.5 एंड t इज 0.5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में आई है ना। अच्छा, तो बढ़ते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 और 8 अच्छे से देखो, ये भी आपके बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है ना। अब वो लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गया, अभी तक कोई टफ क्वेश्चन आया क्यों नहीं। देखो ये पेपर एक्चुअली में थोड़ा सा इजी था यूजुअली जो पेपर्स आते हैं उनसे, बट वहां पर रहते टाइम थोड़ा प्रेशर रहता ही है, थोड़ा क्या अच्छा खासा प्रेशर रहता है ना, इसलिए नहीं हो पाते काफी सारे क्वेश्चंस तो। ठीक है, तो आपको बोला है इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एज इज कनेक्टेड टू पोजिशन P फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। S वाला जो है आपके P से कनेक्टेड है, S वाला अगर P से कनेक्टेड है तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं 7,8 की। ठीक है, S अगर P से कनेक्टेड है तो आपके Q वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो ये आपके सर्किट ऐसा हो गया। ठीक है, और बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है और इस पर 1 ओम 2 ओम, ये 1 वोल्ट ये 2 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद आप अच्छे से देखो यहां पर ये 1 माइक्रोफैरेड है तो इस पर चार्ज आ चुका है Q1।
तो अच्छे से देखो कितना चार्ज आएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। इनफाइनाइट टाइम के बाद अगर देखोगे तो ये जीरो, ये 2 वोल्ट पर आएगा, ये भी जीरो पर, ये भी जीरो पर। अपने को तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये जीरो तो इधर की तरफ जाएंगे तो 1। अब यहां पर अच्छे से देखो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 और 1 का 1 वोल्ट। अब यही 1 वोल्ट आपके सीरीज में डिवाइड होगा तो आपके V अक्रॉस 1 ओम कितना आ जाएगा। 1 वोल्ट डिवाइड हो रहा है पोटेंशियल डिवाइडर रूल से, 1 वोल्ट डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस के रेशियो में। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1 रेशियो, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है 1/3 2/3 में 1 रेशियो 2 में डिवाइड होगा ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 तो कितना आ गया 1/3। 1/3 इधर पोटेंशियल ड्रॉप आया है तो हायर पर कौन सा होगा, हायर पर ये होगा, लोअर पर ये होगा। तो इधर से मैं इधर चलूंगा तो इधर की तरफ आपके 1 प्लस 1/3 पोटेंशियल आएगा। तो आपके V1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर V1 है तो C इंटू V1 की वैल्यू आ चुकी है 4/3 वोल्ट्स, ठीक है। तो अच्छे से देखो Q1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाई 4/3 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपके आंसर क्या आ चुका है 1.33 माइक्रो कूलम, जो आपके आंसर जेई के द्वारा गिवन था, है ना। और Q1 की वैल्यू वैसे तो कई बार रेंज में देते हैं कि हाँ 1.3 to 1.4, तो अपना आंसर उसके बीच में ही आ रहा है जो करेक्ट है अपना, है ना। ये तो किसका हो गया 7th का। 8th की बात करते हैं। देखो 8th में आपको क्या बोला है, ये तो 7th का था Q1, ठीक है Q1 Q2 भी पूछे इसमें। अब देखो आपको बोला है कि देन S इज स्विच टू पोजीशन Q पर स्विच करने के लॉन्ग टाइम बाद चार्ज क्या होगा। अगर Q पर स्विच कर दिया तो ये तो वायर ही है Q वाला, तो इधर रेजिस्टेंस, इधर आपके कैपेसिटर, इधर आपके वायर है पूरा, और इधर रेजिस्टेंस, इधर आपके ये ऐसे बैटरी 2 वोल्ट की 2 ओम, और ये भी 1 ओम 1 माइक्रो फेरेड। ये 0 ये 2, ये 0 ये 0 ये भी 0, वापस 2 डिवाइड होगा इस बार 1:2 में, तो 1 ओम के अक्रॉस कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 जो हो जाएगा 2/3। तो इधर आपके हायर ये होगा, लोअर ये होगा, इधर से इधर जाऊंगा तो 2/3 ऐड होगा। तो इस बार V2 मान लेते हैं इसके अक्रॉस, अगर चार्ज इस पर क्या आ चुका है Q2, तो V2 कितना आ गया 2/3 वोल्ट, ठीक है। तो Q2 कितना आ गया C इंटू V, मतलब कि 2/3 माइक्रोकुलम या फिर 0.67 माइक्रोकुलम, विच वॉज द गिवन आंसर। तो ये 8th का आंसर आ गया आपके। देखो कितना इजीली पेपर सॉल्व हो रहा है, ये यहां पर ही इजीली हो रहा है, आपको सच बता रहा हूं मैं। वरना एग्जामिनेशन में काफी प्रेशर होता है, तो आपको ध्यान यही रखना है, खुद को वहां पर प्रेशराइज नहीं करना है, रिलैक्स होकर आराम से पेपर सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आपको 90% स्कोर करने हैं वहां पर, आपको 50% प्लस पर तो मतलब अच्छी IITs मिलना शुरू हो जाएगी काफी, ठीक है। 50% बहुत अच्छा स्कोर होता है जेईई में, ऐसा बोर्ड की तरह थोड़ी है कि मतलब तुम 80% स्कोर कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलो 9 देखो, 9 भी आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप में ही दे रखा है। आपको बोला है 2 पॉइंट चार्जेस -Qn प्लस Q/√3, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन करते हैं क्लास में, है ना। आर प्लेस्ड इन XY प्लेन एट ऑरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, as shown in the figure. This result the equipotential circle of the radius r and potential V equals to 0 in the XY plane, okay, with center at B, 0. All lengths are measured in meter. Then radius बतानी है और वैल्यू ऑफ B बतानी है, तो आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस ये दो चीजें बतानी है बेसिकली। तो अच्छे से देखो, ये आपके रहा क्या, आपके Q चार्ज -Q,
ठीक है, तो ये रहा माइनस क्यू। इससे 2 मीटर दूर पर इधर की तरफ रख रखा है प्लस क्यू अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ऐसा मैं मानता हूं कि एक यहां इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आता है, जो इधर से मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस से, तो इधर से कितना हो गया 2 माइनस एक्स। ठीक है, एक इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आता है, जो मान लेता हूं इधर से y डिस्टेंस दूर है, तो इधर से क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, तो अच्छे से देखो रेडियस क्या आ गई, ये रेडियस आपके ये डायमीटर के अपोजिट पॉइंट है x प्लस वाई, तो रेडियस क्या आ गई है, रेडियस कैपिटल R बोलिए ना, तो x प्लस वाई अपॉन 2, तो अपने को तो एक्स वाई चाहिए, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 करो। इस पॉइंट पर 0 करने के लिए क्या करूंगा, के क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन रूट 3 अपॉन एक्स, के क्यू से के क्यू कैंसल आउट, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू वॉट, रूट 3 एक्स। इसको इधर लाओ, तो 2 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, तो x इक्वल्स टू आ गया है 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये कितना आ चुका है रूट 3 माइनस 1 मीटर्स। अब सेम y के लिए मैं करता हूं, तो अच्छे से देखो के क्यू अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, के क्यू से के क्यू कैंसल आउट, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू रूट 3 वाई, तो y इक्वल्स टू आ चुका है इधर 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, वापस रेशनलाइज करो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आपके 2 हो गया, तो ये आपके कैंसल आउट 2 से, तो रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। ठीक है, अच्छा तो रेडियस कितनी आ गई, x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स की वैल्यू क्या है रूट 3 माइनस 1 प्लस वाई की है रूट 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये दोनों तो कैंसल आउट, तो 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो आ गया रूट 3 which is 1.73 meters approximately, which was the given answer, है ना, यही आंसर आपको क्या था गिवन। और सेंटर आपके b,0 पर है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल्स टू सिंपली आ गया, अच्छे से देखो ये तो 2 मीटर है, ये अच्छे से देखो यहां तक ये डिस्टेंस प्लस रेडियस, ये फर्स्ट एंड पॉइंट है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट कहां पर है आपके 2 माइनस एक्स पर, अब उसमें रेडियस ऐड कर दोगे तो सेंटर पर ही तो पहुंचोगे, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स क्या है, x है रूट 3 माइनस 1 और रेडियस क्या है आपके रूट 3 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट, b की वैल्यू आ चुकी है 3, सो 3.00 वॉज द गिवन आंसर, है ना। तो ये आपके किस किस के आंसर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस पूछी थी, तो ये 9th का आंसर है और ये 10th का, बिल्कुल सिंपल, अच्छे से समझ में आया का। चलो तो आगे बढ़ते, आगे आपके मल्टीपल चॉइस आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट वाले, वो थोड़े से आपके क्या थे अच्छे थे, अच्छे से देखना, अभी वो भी बेसिक लेवल से ही होंगे, आप अगर बेसिक पकड़ के चलोगे तो एडवांस में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो आपको बोला है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट of mass m radius r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration of a. Okay, the acceleration due to gravity is g given that object rolls without slipping. Okay, pure rolling हो रही है. Which of the following statements are correct? चलो अपन स्टेटमेंट से पहले एक बार डायग्राम बना देते, क्योंकि आपकी मेरे को तो अलग से बनाना पड़ेगा, आप तो उसी में कर सकते थे, है ना। एक्सलेशन यहाँ पर ए दे रखा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, और यहाँ पर प्योर
आपके रोलिंग हो रही है तो अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ कोर्स इधर ही लग रहा होगा तभी प्योर रोल हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर सिलेंडर के बारे में अपने को कुछ नहीं बोल रखा तो अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे। फॉर सेम वैल्यू ऑफ एफ सॉलिड और हॉलो की अलग अलग बात की गई है, तो सॉलिड और हॉलो की अलग अलग की गई है, तो इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेता हूं के एम आर स्क्वायर, क्योंकि एम आर स्क्वायर आ जाएगा हॉलो के लिए, हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा आपके सॉलिड के लिए। तो अच्छे से देखो, यहां पर पहले एक्सलेशन की बात की गई है, दूसरे ऑप्शन में मैक्सिमम एक्सलेशन की बात की गई है, थर्ड ऑप्शन में आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड इसकी बात की गई है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके वापस एक्सलेशन की ही बात की गई है। ठीक है, तो देखो, तो एक्सलेशन ही निकालना है मेन अपने को, एक्सलेशन और नॉर्मल दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो पहले एक्सलेशन निकालता हूं मैं, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए के इक्वेशन, दूसरी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली इक्वेशन, टॉर्क क्या है एफ मल्टीप्लाइड बाई आर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वल्स टू के एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा है ए अपॉन आर से आर इधर कैंसल आउट, ये आर से आर कैंसल आउट, फ्रिक्शन क्या आ चुका है के एम इंटू ए। अब ये वैल्यू मैं रखता हूं इधर, इधर रखूंगा तो अच्छे से देखो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस फ्रिक्शन को इधर लो, एम ए तो कॉमन, तो के प्लस वन इंटू एम इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके एफ अपॉन के प्लस वन इंटू एम। ठीक है, और आपके नॉर्मल नॉर्मल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस, वर्टिकल वाले में फोर्स बैलेंस करूंगा तो क्या होगा, वर्टिकल में mg और नॉर्मल दो ही लग रहे हैं तो n इक्वल्स टू ऑलवेज mg, और फ्रिक्शनल फोर्स F जो आ जाएगा के एम इंटू एक्सलेशन कितना है F अपॉन के प्लस वन इंटू एम, एम से m कैंसल आउट तो कितना आ गया के F अपॉन के प्लस वन। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते, फर्स्ट ऑप्शन फॉर सेम वैल्यू ऑफ एफ द ए डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। देखो एक्सलेशन डिपेंड कर रहा है, के की वैल्यू क्या होगी इस पर एक्सलेशन डिपेंड कर रहा है, तो ए क्या हो गया आपके इनकरेक्ट। बी फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सलेशन इज 2 म्यू जी, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन क्या होगा ए मैक्स। अच्छे से देखो, ए मैक्स इंप्लाइज एफ मैक्स, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा तभी एक्सलेशन मैक्सिमम हो पाएगा इस केस में, क्योंकि ए और एफ आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ए मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बात की गई है आपके सॉलिड की, तो सॉलिड के लिए क्या आ जाएगा के हाफ आ जाएगा, तो ए मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू एम जी अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एम, एम से एम कैंसल आउट तो 2 म्यू जी, तो यही मैक्सिमम क्या आया है आपके एक्सलेशन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सी पर चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी, नहीं इनकरेक्ट है, म्यू एम जी नहीं है, ये है आपके, ये वैल्यू आ रही है फ्रिक्शन की, है ना, म्यू एम जी नहीं है। ठीक है, तो सी जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या बोल रखा है, फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर एफ इक्वल टू एफ अपॉन 2m। ठीक है, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक्सलेशन एफ अपॉन 2m आ तो गया, आ गया है, तो डी करेक्ट है। सो ए कॉमा डी वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 11। अब चले 12 पर, देखो 12th नंबर क्वेश्चन। 12th क्या बोल रखा है आपको, बोल रखा है वाइट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेसेस
N1 and N2 is placed in air as shown in the figure. A ray of light is incident from medium N1 to N2 at an angle theta where sin theta is slightly greater than 1 upon N1. तो ये तो उसका क्वेश्चन हो गया TIR का। इसका हो गया TIR का। देखो ये ऐसे दे रखी है 3 सरफेसेस, ठीक है। एक तरफ आपको इधर एयर दे रखी है, इधर आपके N1 N2, ये N1 ये N2, ठीक है। इधर की तरफ एंगल दे रखा है थीटा, तो मैं इधर का मैं एंगल मान लेता हूँ अल्फा, ठीक है। तो इधर का भी अल्फा ही आएगा और इधर की तरफ आपके कोई और एंगल बीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन अल्फा, ठीक है। अब सिंस आपके उधर की तरफ आपके 1 आ जाएगा तो इक्वल्स टू 1 इंटू साइन बीटा। तो पहले से ही आपके ये साइन बीटा जो है, अच्छे से देखो, जो आपके साइन थीटा है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 अपॉन N1 है। तो बेसिकली ये वाली कंडीशन लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये अल्फा जो है बेसिकली ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया ना, अल्फा ग्रेटर देन सी हो गया। आगे से आगे अपन कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, अपन डायरेक्टली दो मीडियम के बीच में भी लगा सकते हैं, बीच वाले मीडियम को छोड़कर, स्नेल्स लॉ है ना। तो आपके यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो ये तो यहाँ पर TIR होगा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर इधर TIR होगा ही होगा तो अब अपन आगे के ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रखे हैं, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आपको बोल रखा है द लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इक्वल्स टू N1। अब N2 N1 के इक्वल भी हुआ तो लाइट रे तो इधर एयर की तरफ कभी नहीं जा सकती, तो ये तो इनकरेक्ट है। TIR इधर हमेशा होगा ही होगा। बी देखो, बी में क्या बोल रखा है, बी में बोल रखा है द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक into the medium of refractive index N1 if N2 less than N1। N2 जो है वो less than N1 दे रखा है, N2 क्या दे रखा है, less than N1। N2 less than N1 दे दिया तो मतलब कि ये क्या हो गया आपके रेयरर मीडियम। अगर ये रेयरर हो गया तो यहां पर अब N2 की वैल्यू जो है, अगर आपके 1 N2 जो है यहां पर 1 के इक्वल अगर हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में तो 100% TIR होगा यहां पर भी। लेकिन एक एम्बिग्युइटी आती है यहां पर कि N2 कितना छोटा है, छोटा होकर भी, क्योंकि अगर आपके इधर क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंगली, इस C के अकॉर्डिंगली छोटा हुआ तो इधर TIR हो जाएगा, वरना ऊपर TIR होगा। तो मतलब TIR तो होगा ही होगा, मतलब लाइट रे तो इस मीडियम में वापस आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट होना चाहिए। बट IIT वालों ने आंसर ऐसे दिया था BCD और CD, है ना। रीजन क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूटी थी कि भाई यहाँ पर TIR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप कौन सा रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके फाइनली लाइट रे जो है मीडियम में आ जाती है। हाँ आएगी तो 100% आएगी, तो 100%। तो वो इस TIR से आएगी या इस TIR से, कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस TIR से फाइनली आने का मतलब हो गया कि लाइट रे तो इससे बाहर ही नहीं निकली, इससे क्या हुआ, बाहर ही नहीं निकली, ठीक है। तो बी इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर। सी देखो, सी में क्या बोल रखा है, लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम N1। N1 में तो आएगी ही आएगी, 100% है, चाहे N2 ग्रेटर देन N1 हो या N2 लेस देन N1 हो, TIR यहां पर होकर लाइट रे वापस आएगी ही आएगी। डी देखो, अगर N2 इक्वल्स टू 1 है देन लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम। हाँ अब N2 1 हुआ तो फिर इधर ही TIR हो गया, इधर ही TIR हो गया, तो N2 इक्वल्स टू 1 पर भी लाइट रे वापस आ जाएगी। सो B, C, D आर द करेक्ट
आंसर। भाई आप सी डी भी बोल सकते हो, आईआईटी वालों सी डी और बी सी डी दोनों को करेक्ट माना है, ठीक है। तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी की वजह से करेक्ट माना है आपके बी को भी। बाकी आंसर पूरा करेक्ट बी सी डी ही है, क्योंकि आपके लाइट रे फाइनली इसमें आ ही रही है और वही पूछ रखा है अपने को, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 12th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अब अपन। 13 पर देखो, 13 पर आपको क्या बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक, बहुत लंबा 5-6 लाइनों में लिख रखा है, बाकी बिल्कुल बेसिक है। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, मास दे रखा है, डेटा में अलग से लिख देता हूं। तो मास इक्वल्स टू 0.2 किलोग्राम। उसके बाद आपको क्या बोला है, इनिशियली रेस्ट इन एक्स वाई प्लेन एट -L, -H, L की वैल्यू 10 और 1, तो -10, -1 पर आपके रेस्ट कर रहा है ये। तो देखो ये ऐसे, तो -10, -1 लेट सपोज यहां पर आता है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि द पार्टिकल इज एक्सलेटेड एट t इक्वल्स टू 0 विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन आ गया a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। x में आ गया आई कैप, लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है आपको, उसके बाद बोला है its angular momentum and the torque with respect to origin in SI unit are represented by L vector and torque vector respectively। I, K, J यूनिट वेक्टर से x y z में, और k कैप I क्रॉस j दे रखा है, तो विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू। तो बेसिकली एक जगह आपने को टॉर्क बोला है, L वेक्टर, ये दो चीजें निकालनी है, और 2 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चल लेगा, हाफ ET स्क्वायर ही तो चलेगा भाई। 2 सेकंड में हाफ ET स्क्वायर ही चलेगा, तो हाफ इंटू ए कितना दे रखा है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 हो गया, कैंसल आउट करोगे तो 2, तो कितना आ चुका है आपके 20 मीटर, 20 मीटर आ गया। तो अब ये यहां से यहां पर पहुंच गया, तो पार्टिकल अब आ चुका है 10, -1 पर, ठीक है, 10, -1 पर। तो यहां पर बोल रखा है कि पार्टिकल आपके L, -H पर है, ठीक है। L, -H पर, मतलब कि L, ये L, -H ही तो हुआ, L और H आपके 10 और 1 ही तो है। तो आपके ए ऑप्शन क्या आ गया आपके करेक्ट। बी देखो, बी क्या बोला है, टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर L, -H के लिए, और दूसरा भी L, -H के लिए, ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर निकालो O के अबाउट, टॉर्क O के अबाउट। अब अच्छे से देखो, यहां पर ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स, फोर्स कहां, फोर्स तो इधर ही लग रहा है भाई, तभी तो एक्सलेशन है, जिधर फोर्स है उधर ही एक्सलेशन। तो फोर्स लग रहा है m इंटू ए, तो अच्छे से देखोगे तो 2 न्यूटन फोर्स आ गया, ये 1 मीटर हाइट आ गई। तो अच्छे से देखो r क्रॉस f, तो r आपके ये इधर की तरफ, f इधर की तरफ, तो r क्रॉस f आपके बाहर की तरफ आ गया k कैप में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ये 2 आ चुका है, तो 2k कैप आ गया। तो बी ऑप्शन में देखो क्या 2k कैप गिवन है, हाँ जी 2k कैप गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे आपको क्या बोल रखा है, थर्ड ऑप्शन सी, L, -H पर आपके L वेक्टर कितना होगा। L क्या होता है, M R क्रॉस V, तो क्या हो गया बेसिकली M R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय आपकी स्पीड V, स्पीड इधर की तरफ कितनी आ जाएगी U इंटू टी, U इंटू क्या हो जाएगी T। तो स्पीड हो चुकी है इधर V इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 सेकेंड में कितनी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1। तो आपके सी ऑप्शन में L अबाउट O इक्वल्स टू क्या आएगा, डायरेक्शन तो वही k कैप में आएगी, क्योंकि V की डायरेक्शन और F की सेम है, तो k कैप में ही आएगा। ये भी M है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई
आर परपेंडिकुलर 1 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड है 20, कैंसल आउट करोगे तो 4, तो 4 ठीक है, ये भी करेक्ट। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू के कैप व्हेन पार्टिकल 0, -h पर है। तो 0, -h पर तो यहाँ पर फोर्स तो वही 2 न्यूटन लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 ही है। अब कांस्टेंट फोर्स, अब इस पर्टिकुलर केस में हमेशा ही आपके टॉर्क ओ के अबाउट हमेशा कांस्टेंट अगर आ चुका है तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अच्छे से देखो कितना आ रहा है, यहां पर आपके टॉर्क वेक्टर आपके आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी 2k कैप, कितना 2k कैप, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही है, फोर्स भी वही है, तो ये इनकरेक्ट है, k कैप दे रखा है अपने को। तो A, B, C आर द करेक्ट आंसर। ये रोटेशन का क्वेश्चन था, अच्छी प्रॉब्लम्स में आती है ये चीज, है ना, कंसेप्चुअल चीज है। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपके 13। चलते हैं 14 पर। 14 देखो, 14 आपको दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में देखो, अच्छे से समझना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज इज 9/5। ए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो ये लाइमन वाली, ये बार्मर n=2 में आ रहा है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी जिसमें एनर्जी सबसे कम, मतलब n=3 to 2 वाली लॉन्गेस्ट होगी और शॉर्टेस्ट इनफाइनाइट टू 2 वाली होगी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल्स टू आपके R 1/ आपके Z² वगैरह, तो वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो अच्छे से देखो, लैम्डा अपने अपन को रेशियो किसका फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट का। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट के लिए 1/L लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू R। अब 3 to 2 वाली लॉन्गेस्ट होगी क्योंकि आपके वेवलेंथ वही लॉन्गेस्ट होगी जिसमें एनर्जी आपके कम होगी, एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी ना। तो 1/ ये आ गया है 4 - 1/9, एलसीएम ले लूंगा तो इधर की तरफ आ जाएगा ये 5R/36। तो लैम्डा L आ चुका है 36/5R। वैसे के वैसे शॉर्टेस्ट की बात करूं तो R 1/4 - 1/इनफाइनाइट, तो एम्प्लाइज शॉर्टेस्ट के लिए क्या आ चुका है आपके 4/R। तो आपको पूछा है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट का रेशियो, तो लैम्डा L/λs लॉन्गेस्ट के लिए है 36/5R, अपॉन में 4/R, R से R कैंसल आउट, इस 4 से ये कैंसल आउट 9 टाइम्स, तो आ गया है 9/5। तो लॉन्गेस्ट अपॉन शॉर्टेस्ट का रेशियो आ चुका है 9/5, मतलब ए आपके क्या है करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं बी की। बी की अगर मैं बात करूं तो अच्छे से देखो, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ रेंजेस ऑफ बार्मर एंड पास्चन सीरीज। बार्मर और पास्चन सीरीज क्या होती है, ये लाइमन वाली, ये बार्मर वाली, ये पास्चन वाली। तो n=2 और n=3। ठीक है, अब ओवरलैपिंग कब होगी, लैम्डा की ओवरलैपिंग, लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, ये मैं मानता हूं आपके बार्मर के लिए। ठीक है, और लैम्डा मिनिमम कॉमा लैम्डा मैक्सिमम ये मैं निकालता हूं पास्चन के लिए। अब ओवरलैपिंग कब होगी, ओवरलैपिंग तभी होगी जब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ चुकी है बार्मर के लिए, बार्मर के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है जो अपन ने अभी निकाली ही थी। देखो ये यहां पर देखो, हाँ तो यहां पर जो शॉर्टेस्ट थी ना,
शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो अपने लिए यहां पर मैक्सिमम क्या होगी, जो लॉन्गेस्ट वाली होगी, लॉन्गेस्ट वाली कितनी आई है 5r/36, तो ये आ गई 5r/36। ठीक है। अच्छा, और लैम्डा मिनिमम फॉर पास्चन, मिनिमम फॉर पास्चन ये कितनी आएगी, अच्छे से देखो, r/1/लैम्डा आपके, सॉरी 1/n फाइनल, यहां पर 3 है तो 9, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, तो एनर्जी का मैक्सिमम तो 1/इनफाइनाइट, तो ये अच्छे से देखो क्या आ चुकी है आपके 9r, कितनी आ चुकी है 9r, और ये आ चुकी है 5r/36। लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो यहां पर आपके, सॉरी ये मैंने मिनिमम वाला ले लिया, 4/r। ठीक है, और इधर आएगा आपके अपॉन में आ जाएगा ये, तो यहां पर आ जाएगा 1/, ये इक्वल्स टू r इंटू ये वाली क्वांटिटी, तो ये कितनी आ चुकी है, ये आपके 9/r आ जाएगी। तो अच्छे से देखो, क्लियरली कोई आपके है ही नहीं, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपके कम है, मैक्सिमम वैल्यू ही 4/r है। ठीक है, और इधर मिनिमम वैल्यू स्टार्ट ही 9/r से हो रही है, तो यहां पर इससे बाद ही ज्यादा लैम्डा होगा और इधर इससे कम ही होगा, तो नो ओवरलैपिंग। तो यहां पर आपके बी ऑप्शन क्या आ चुका है, इनकरेक्ट, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसने बोला है कि ओवरलैपिंग है, अपने अकॉर्डिंगली ओवरलैपिंग नहीं है। सी, सी ऑप्शन देखो, हाँ, तो लाइमन इज गिवन बाय दिस वेयर लैम्डा नॉट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, देखते हैं लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, n इक्वल्स टू 1 में। अब शॉर्टेस्ट तो इनफाइनाइट से 1 में, तो अच्छे से देखो, लैम्डा 1/λ0 इक्वल्स टू r 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट, तो यहां पर अच्छे से देखो लैम्डा नॉट जो है 1/r आ चुका है। ठीक है, और बात करता हूं मैं यहां पर कि the wavelength of Lyman series is given by this where lambda naught is the shortest wavelength and m is an integer। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं, देखो 1/, ये तो यहां पर लाइमन सीरीज की वेवलेंथ दी जाएगी r मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/m²। ठीक है, 1/ क्या आ जाएगा इधर m², तो अच्छे से देखो r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/λ0, तो अच्छे से देखो ये कितना आ चुका है 1/λ0, एलसीएम ले लूंगा तो m² माइनस 1, तो अच्छे से देखो लैम्डा ऑफ लाइमर सीरीज क्या दे रखा है, λ0 m² माइनस 1, और इसने क्या दिया है 1/m² इंटू λ0। सो सी इज इनकरेक्ट, सी क्या आ चुका है इनकरेक्ट, अपने अकॉर्डिंगली ये आना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा है 1/1/m² इंटू λ0, अपने माइनस में आ रहा है। ठीक है, वो भी अपॉन में। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर बात करते हैं डी की। डी ऑप्शन देखो, डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है द रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बार्मर डू नॉट ओवरलैप। डू नॉट ओवरलैप तो वही अपने को, तो देखो लाइमन और बार्मर, देखो यहां पर भी लैम्डा मिनिमम कॉमा लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, इधर भी लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। अब यहां पर अगर देखो, यहां पर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा बार्मर के लिए ही आएगी ना, एनर्जी कम होती है बार्मर की, तो यहां पर मिनिमम निकालो और यहां पर मैक्सिमम निकालो। तो लाइमन के लिए मैक्सिमम क्या आएगी, लाइमन के लिए मैक्सिमम आएगी 1/λ इक्वल्स टू r। देखो मैक्सिमम मतलब क्या हो गया 2 to 1 वाला, तो 1/1 माइनस 1/4, तो ये आ चुकी है बेसिकली 4r/3, तो बेसिकली 1.33r। और ये मिनिमम अभी अपन ने निकाली थी, वैसे तो मिनिमम कितनी आएगी इनफाइनाइट से 2 में, इनफाइनाइट से 2 में कितनी आई थी 4/r,
तो 4/r इधर मिनिमम है, इधर 1.33r मैक्सिमम है, इधर कम ही होगी और इधर ज्यादा ही होगी, तो नो ओवरलैपिंग। अगर नो ओवरलैपिंग आ रही है तो यहां पर बोल रखा है ऑप्शन में नो ओवरलैपिंग, तो मतलब डी करेक्ट है। तो ए कॉमा डी आर द करेक्ट आंसर। ए कॉमा डी करेक्ट है इस पर्टिकुलर के लिए। देखो क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है आपके, सारे क्वेश्चन आपके मुश्किल से ज्यादा क्या है आपके सब्जेक्टिव, अच्छे से समझने पड़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़े अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो देखने में थोड़ा सा डरावना है, बाकी बेसिक से ही होगा ये भी प्रॉब्लम, अच्छे से देखो इसमें इंटीग्रेशन वगैरह है, ये थोड़ी अच्छे लेवल की टफ लेवल की प्रॉब्लम थी। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करंट 2 एम्पियर, आपको ये फिगर बना रखा है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस्ड बिसाइड इट on to conducting parallel negligible resistance, both the rails are parallel to the wire, ठीक है। the wire comma the rod and the rails lie in same horizontal plane as shown in the figure. Two ends of a semicircular rod are at distance 1 centimeter 4 centimeter at t equals to 0 rod start moving with 3 meter per second, ठीक है। रजिस्टर दिस आर कनेक्टेड, रजिस्टर और ये कनेक्टेड, चार्ज अनचार्ज है इनिशियली, ठीक है। तो अपने को बेसिकली मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज फाइंड करना है। टी इक्वल्स टू 0 पर करंट मैक्सिमम होगी, आरसी सर्किट पढ़ा है, टी इक्वल्स टू 0 पर करंट मैक्सिमम, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर चार्ज मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो अच्छे से क्या आएगा, ये आपके ऐसे है रील, इधर की तरफ आपके रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए, और इधर की तरफ ये ऐसे, इधर की तरफ करंट जा रही है आई, ठीक है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और इसकी रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल आर है, या फिर अपने को ये 1 सेंटीमीटर और इधर की तरफ ये 4 सेंटीमीटर की वन है, ओके। अब उसके बाद देखो अच्छे से, अगर ये थोड़ा सा मैं मानता हूं टी टाइम में मूव कर कर यहां आ जाता है, अगर ये यहां आ जाता है तो आपके फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये जो चेंज इन फ्लक्स आया है, ये चेंज इन फ्लक्स की वजह से ही तो क्या होगा आपके ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये बैटरी बन जाएगी ऐसे, और इधर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये V से चल रहा है। अब अच्छे से ध्यान से अच्छे से देखना, सिंस आपके चेंज इन फ्लक्स इस इधर से यहां से लेकर यहां के बीच में आया है, तो अगर इस ऊपर वाले को नीचे जोड़ दूं तो ये एक स्क्वायर वाली ही शेप बनेगी, जिसकी ये विड्थ होगी V इंटू टी, ठीक है, और ये विड्थ होगी 3। अब ये स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर टाइप की जो शेप है वो इस इनफाइनाइट वाले से इधर से 1 मीटर रख रखी, सॉरी 1 सेंटीमीटर, और इधर से 4 सेंटीमीटर रख रखी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं x डिस्टेंस पर कैलकुलेट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0I अपॉन 2πx, है ना। तो x पर जाकर dx का मेरे को एलिमेंट लेना पड़ेगा, तभी मैं फ्लक्स निकाल पाऊंगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ ये डिस्टेंस है v इंटू टी, जो फ्लक्स चेंज आया वही लिखना है अपने को। तो अच्छे से देखो ये यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके आएगा फ्लक्स इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πx मल्टीप्लाइड बाय b डॉट डी होता है ना, तो b इंटू यहां पर dA क्या आ रहा है, dA ये तो dx, तो इधर आ जाएगा dx इंटू v इंटू टी। तो फाई इक्वल्स टू अच्छे से देखो μ0I vt अपॉन, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं अपन फ्लक्स, पर्टिकुलर मोमेंट पर 0 टू, और यहां पर इंटीग्रेशन जो होगा वो 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर पर होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके 2π,
कितना आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। और इंटीग्रल हो जाएगा dx अपॉन एक्स, यहां पर 1 to 4, तो ये ln x आएगा, तो ln 4 माइनस ln 1 आ गया। ये क्या आ गया ln 4 माइनस ln 1। तो अच्छे से देखो फाई इक्वल्स टू क्या हो चुका है, हाँ म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, ln 4 माइनस ln 1 ln 4 ही हो गया, तो इसको 2 ln 2 लिख दूं, ये दोनों तो कैंसल आउट, और इंटू टी तो है ही है, तो डी फाई बाई डी टी, यही आपके ईएमएफ होगा इसका ई, तो ये इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्या आ चुका है म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई ln 2, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, और स्पीड दे रखी है, स्पीड आपको क्या दे रखी है, अच्छे से देखो, स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड वॉट 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन पाई, ln 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो पाई से तो पाई कैंसल आउट कर दो, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 24, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ये आ जाएगा 16.8, 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो हो गया 168, ठीक है। तो आपके E इक्वल्स टू आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितनी 6, माइनस कितनी आ जाएगी 6। अब उसके बाद देखो अच्छे से समझना, अब अपन क्या करेंगे यहां पर देखो, अब अपने को बोला है ऑप्शंस करेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्स के लिए आई मैक्स सिंपली ई अपॉन आर होगा, सिंपल आरसी सर्किट है ये, तो ई अपॉन आर, ई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1.68 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर, आर क्या दे रखा है आपको, आर आपको दे रखा है 1.4 और ये 5 माइक्रोफेरेड, तो 1.4, ठीक है। पॉइंट से चाहो तो पॉइंट यहां पर हटा दो, इधर की तरफ आ जाएगा, कैंसल आउट करूंगा तो 1 टाइम्स पॉइंट, इधर बचेगा 28, तो 2 टाइम्स इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, तो ये किसमें दे रखा है रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम 1.2 ए ऑप्शन, तो ए करेक्ट है। और वैसे के वैसे सी मैक्स के लिए, सॉरी क्यू मैक्स के लिए, क्यू मैक्स आएगा इनफाइनाइट पर, ठीक है, 0 पर करंट मैक्स, इनफाइनाइट पर सी इंटू ई, या सी नॉट इंटू ई, सी नॉट दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻, कितनी माइनस हो जाएगी 6, मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है 1.68 इंटू 10⁻⁻6, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं तो बोलता हूं 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 16.8 का हाफ, तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कुलम, तो 8.4 ये सी ऑप्शन में, ये क्या आ गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, तो ए कॉमा सी वॉज द करेक्ट आंसर, ओके। देखो तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हुआ 15। अब चलते हैं अपन 16 पर। 16 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े से टफ क्वेश्चन अब इसमें आए हैं, बाकी अभी तक तो काफी इजी चल रहे थे, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज शोन इन द फिगर is filled with water, it is moving down with constant acceleration a, okay, एंड एंगल दे रखा है इंक्लाइंड का 45 डिग्री, P1 P2 प्रेशर दे रखे हैं इन दो पॉइंट के, ओके, और बीटा इक्वल्स टू ये कुछ वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी रो है, ठीक है, डिस्टेंस डी क्या है इसका डायामीटर, और फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बीटा और ए के बीच में रिलेशन ही निकालने हैं अपने को, तो अच्छे से देखो तो, ठीक है। तो बीटा और ए के बीच में मैं पहले रिलेशन निकाल देता हूं, तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये 45 डिग्री,
और यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है ऊपर वाला, नीचे वाला 1, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब अच्छे से देखो यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ये डिस्टेंस d है और ये 45 है, तो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस भी तो d ही हुई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस भी d ही हुई। ये अगर डिस्टेंस दी हुई, तो अब एक्सलेशन यहाँ पर 45 पर ये ऐसे है, तो कोई भी पार्टिकल पर अगर मैं यहाँ पर अगर एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन का डायग्राम बनाऊं, तो नेट एक्सलेशन का डायग्राम के लिए एक्सलेशन अपन को तो इसके रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर नीचे की तरफ है g और इधर की तरफ है a। ठीक है, 45 डिग्री पर। तो अच्छे से देखो, ऊपर और नीचे कंपोनेंट कर दूंगा तो a y आ जाएगा आपके g माइनस a अपॉन रूट टू, ए एक्स आ जाएगा आपके पीछे की साइड a अपॉन रूट टू। ठीक है, अब P1 P2 में रिलेशन इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, तो P2 अब इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो अच्छे से देखो यहाँ पर एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस रो इंटू ए अपॉन रूट टू इंटू डिस्टेंस ट्रेवल की है d। ठीक है, अब नीचे मूव कर रहा हूं, यहां पर नीचे मूव करूंगा तो प्लस रो इंटू एक्सलेशन क्या है g माइनस ए अपॉन रूट टू मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर पहुंच गया तो P1। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी। ठीक है, तो P2 इक्वल्स टू P2 माइनस ये आ जाएगा रो ए अपॉन रूट टू डी प्लस रो जी डी माइनस रो ए अपॉन रूट टू डी इक्वल्स टू P1। ठीक है, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे अपने को, तो P2 और ऐड करूंगा तो ये आ जाएंगे माइनस रूट टू रो ए डी प्लस रो जी डी इक्वल्स टू P1। तो इम्प्लाइज P1 माइनस P2, ये P2 इधर ले लिया, फिर पूरे को डिवाइड कर दो रो जी डी से, यही आपके बीटा है। ये कितना आ गया, अच्छे से देखो तो कितना आ गया आपके 1, या यहां पर तो देखो ये तो रो जी डी तो 1 हो जाएगा, माइनस रूट टू ए अपॉन जी, यही बीटा आ गया। तो बीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस रूट टू ए अपॉन जी। अब सारे ऑप्शंस चेक कर लो, तो बीटा और ए के रिलेशन, बीटा इक्वल्स टू 0 पर ए क्या आ रहा है, पहले अपन लिखेंगे ए ऑप्शन, बीटा इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 रखेंगे तो ए अपॉन ए रूट टू ए अपॉन जी इक्वल्स टू 1, तो आपके ए जो है क्लियरली जी अपॉन रूट टू आ रहा है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। और बी में दे रखा है बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0 पर आ रहा है, सिंगल सॉल्यूशन ही मिलेगा, लीनियर इक्वेशन है, तो बी तो अपने को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बीटा ग्रेटर देन 0 पर ए जो है वो लेस देन जी अपॉन रूट टू आ जाएगा। ठीक है, सी देखो रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू दे रखा है, बीटा दे रखा है रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू लिख दूं इक्वल्स टू 1 माइनस रूट टू ए अपॉन जी, 1 से 1 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा क्लियरली जी अपॉन 2, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी भी करेक्ट है। डी देखो 1 अपॉन रूट टू, तो 1 अपॉन रूट टू पर अपने को देखो क्या दे रखा है, डी 1 अपॉन रूट टू रखूंगा, 1 अपॉन रूट टू इक्वल्स टू 1 माइनस रूट टू ए अपॉन जी, तो इस क्वांटिटी को इधर लो, तो यहाँ पर क्लियरली आपके a इक्वल्स टू आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू हो जाएगा, उधर ये वाला रूट टू नीचे डिवाइड होगा तो ये स्क्वायर रूट हटा दो, 2 आ गया इंटू जी, तो ये एक्सलेशन आया इधर, ये एक्सलेशन आया जी अपॉन 2 तो नहीं है ये, तो डी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट कौन कौन से हो गए, ए कॉमा सी आर द करेक्ट आंसर्स। देखो समझ में आया क्लियरली।
अब इसके बाद आपके 3 इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे थे। 3 क्या दे रखे थे? इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे वो भी मुश्किल नहीं थे ज्यादा, आपके बेसिक लेवल के क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस होंगे ऐसे। ठीक है भाई, ये पेपर आपको इजी इस टाइम लग रहा होगा, वहां पर प्रेशर रहता है तब नहीं लगता, कई क्वेश्चन अपन यूं ही ढंग से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 17 की। ठीक है, 17 बोल रखा है आपको, एन एल्फा पार्टिकल ऑफ मास 4 AMU, 4 AMU और सल्फर पार्टिकल दिख रखा है 32 AMU सिंगली चार्ज। ठीक है, तो मैं मास ऑफ एल्फा इक्वल्स टू मान लेता हूं m, तो मास ऑफ सल्फर आ जाएगा 8m, है ना। चार्ज ऑन एल्फा मान लेता हूं आपके 2e और सल्फर पर e। ठीक है, सिंगली चार्ज्ड है। दे आर एक्सिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v एंड अलाउड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रीजन नॉर्मल वेलोसिटीज दे रखी है। विद इन दिस रीजन एल्फा पार्टिकल एंड सल्फर पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आर एल्फा एंड आर एस। ठीक है, रेडियस आर एल्फा, रेडियस क्या होती है mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो अपने को v चाहिए, तो v ऑफ एल्फा, तो एनर्जी कंजर्व करो, हाफ m एल्फा इंटू वी एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू q एल्फा इंटू v, तो हाफ m एल्फा तो m हो गया, v एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2e इंटू वी, तो v एल्फा क्या आ गया यहां से, स्क्वायर रूट ऑफ 4ev अपॉन, ये कैपिटल V है, ev अपॉन m। वैसे के वैसे हाफ यहां पर 8m इंटू वीएस का स्क्वायर इक्वल्स टू q, यहां पर आ जाएगा e मल्टीप्लाइड बाई v, तो यहां पर vs इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ev अपॉन 4m। ठीक है, तो अपने को निकालना है r एल्फा अपॉन आर एस, निकालना है ना, आर एस अपॉन आर एल्फा। ठीक है, आर एस अपॉन आर एल्फा इक्वल्स टू आर एस, देखो आर एस आपके आएगा सल्फर का मास 8m मल्टीप्लाइड बाय सल्फर की वेलोसिटी ev अपॉन 4m अपॉन q कितना है e इंटू मैग्नेटिक फील्ड b मल्टीप्लाइड बाई, इधर एल्फा के लिए क्या लिखूंगा m क्या है, मास है आपके एल्फा पार्टिकल का m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो ये आ रही स्क्वायर रूट ऑफ ev अपॉन 4m। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा q इंटू बी, q है 2e इंटू मैग्नेटिक फील्ड है b, तो b से b कैंसल आउट, e से e कैंसल आउट, इस m से ये m कैंसल आउट, और अच्छे से देखो तो इधर की तरफ मैंने एक जगह गलत लिख दी है, अल्फा की वेलोसिटी में 4 ऊपर है ना, तो ev अपॉन m से ev अपॉन m कैंसल आउट। ठीक है, और इधर सॉरी इधर 4 नीचे है, इधर 4 ऊपर है ना, इधर 4 नीचे इधर 4 ऊपर है, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 16, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 कितना हो जाएगा 4, ये कैंसल आउट करूंगा तो कितना आ गया आंसर 4, तो 4 वॉज द करेक्ट आंसर 17 का। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी कंजर्वेशन ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके रेडियस कैसे है ये भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। चलो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 आपको रोटेशन से दे रखा था, अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू o. A thin circular disc of mass m and of radius a upon 4 is pivoted on this rod with its center at a distance a upon 4, okay, from the free end, so that it can rotate freely about vertical axis as shown in the figure. Assume that both rod and disc have uniform density, okay, they remain horizontal during the
motion. Okay, an outside stationary observer finds the rod rotating with angular velocity ओमेगा. ठीक है, ये कैपिटल ओमेगा, ये आपके ओमेगा का ही साइन होता है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओम बोलते हैं ना. ठीक है, ये ओमेगा ही होता है, इसको भी ओमेगा ही बोलते हैं अपन. ठीक है, अच्छा, वैसे क्यू क्वेश्चन नंबर 8. तो यहां पर आपके ये रॉड है. ठीक है, और a/4 रेडियस की ऐसे रख रखी है डिस्क. ठीक है, और ये वर्टिकल के अबाउट घूम रहा है. अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट एंड डिस्क रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एंगुलर स्पीड 4 ओमेगा. ओके, एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम गिवन है, तो ओमेगा अपने को यहां पर किसी की एक वैल्यू फाइंड करनी है एन की. ठीक है, सिंपल. तो ये आपके ओमेगा से घूम रहा है, ये आपके 4 ओमेगा से घूम रहा है. तो अब एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं, एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले मैं लिखूंगा इस डिस्क, इस ओ के अबाउट ही लिखना है, एल ओ. तो एल ओ इक्वल्स टू, अब अच्छे से देखो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए लिखूंगा आई ओमेगा. आई ओमेगा क्या आएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा. अब उसके बाद प्लस डिस्क के लिए पहले सेंटर ऑफ मास का लिखना पड़ेगा, फिर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का लिखूंगा तो m इंटू 3a अपॉन 4. ये एम वी आर लिख रहा हूं, v कितना है 3a अपॉन 4 इंटू ओमेगा. ये v इंटू डिस्टेंस कितनी है 3a अपॉन 4. ठीक है, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखूंगा आपके आई ओमेगा. आई ओमेगा क्या आएगा आपके एम ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आई इंटू ओमेगा है 4 ओमेगा. ठीक है, तो एम ए स्क्वायर अपॉन इंटू ओमेगा तो कॉमन अंदर बचा है 1/3 प्लस 9/16 प्लस इधर की तरफ ये आएगा 2 से कैंसल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये 16 से कैंसल आउट होगा तो इधर की तरफ आ जाएगा आपके 8, तो 1/8. तो एलसीएम आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा, एलसीएम आ जाएगा 48. ठीक है, तो यहां पर 48 से इधर की तरफ बच गया 16 प्लस इधर की तरफ आपके 3 टाइम्स तो 27 प्लस ये है 6. ठीक है, तो ऐड होकर ये 33 प्लस 48 आ गया 49. तो एम ए स्क्वायर ओमेगा इंटू 49 अपॉन 48. ठीक है, तो एन इक्वल्स टू कितना आ चुका है 49. यही आपको क्या था गिवन आंसर, एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 49. देखो एन ही पूछा था अपने को. क्लियर, तो ये हुआ अपना 18 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, अब 19 की बात करते हैं अपन. लास्ट क्वेश्चन जो था अच्छे से देखना आप. तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप अच्छे से देखो. अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लार्ज इवैक्यूएटेड hollow spherical container. Okay, assume that container maintains 0 Kelvin. Okay. तो ये कंटेनर, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट रख रखा है सेंटर पर, ये 0 केल्विन मेंटेन करता है. सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन. ठीक है, अज्यूम द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज बोल रखा है. ठीक है, एट T इक्वल्स टू 0 द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन. इनिशियली 200 केल्विन T इक्वल्स टू 0 पर. ठीक है, T इक्वल्स टू T1 पर टेम्परेचर कुछ होता है, कितना होता है भैया, हाँ 100 केल्विन, और T2 पर हो जाता है 50 केल्विन. ये इधर हो जाता है 100 केल्विन, T इक्वल्स टू T2 पर हो जाता है 50 केल्विन. ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है T2 अपॉन T1. ओके, अच्छी प्रॉब्लम है ये, है ना, ऐसी क्लास में नहीं की होगी डेफिनेटली. देखो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से होगा. अपने को पता है dq/dt इक्वल्स टू
सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 आता है। तो टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर इधर 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस कूलिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है, तो माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू सिग्मा ई ए, ये आ गया टी की पावर 4। अब अच्छे से देखो, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस, इसको कुछ कांस्टेंट मान लेता हूं, टी की पावर 4, क्योंकि अपने को इधर रेशियो फाइंड करना है ना टाइम का, T2 अपॉन T1 है ना, रेशियो फाइंड करना है, तो इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी टी अपॉन टी की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस सी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर 0 टू टाइम टी तक, यहां पर 200 टू कोई टाइम कोई टेम्परेचर कैपिटल टी तक, तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन टी क्यूब। ठीक है, तो ये है 200, ये है टी इक्वल्स टू माइनस सी इंटू टी, माइनस माइनस इधर तो प्लस कर दूंगा, तो अच्छे से देखो सी इंटू टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन 200 का क्यूब। ठीक है, तो अच्छे से देखो यहां पर T2 अपॉन T1 पूछा है, तो T2 अपॉन T1, अच्छे देखो C से C तो कैंसल आउट हो जाएगा जब डिवाइड करूंगा, टेम्परेचर का रेशियो आ जाएगा 1 अपॉन इधर 100, T2 कितना है 50, तो यहां पर 50 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 200 का क्यूब अपॉन 1 अपॉन 100 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 200 का क्यूब। ओके, तो इधर 50 का क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों तरफ से बाहर, तो कैंसल आउट होगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस इधर 50 इंटू 4, तो 4 का क्यूब आ जाएगा 64 अपॉन नीचे 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस इधर वापस 64, तो एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लूंगा तो आएगा 64 माइनस 1 अपॉन नीचे वाले 64 से 64 कैंसल आउट, तो इधर की तरफ आ जाएगा कितना 8 माइनस 1, तो ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 7, कैंसल आउट करोगे तो 9 टाइम्स कैंसल आउट होगा, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आया है 9। तो आप अच्छे से देखोगे तो इसमें टोटल मैं बताऊं तो जैसे ये 19 प्रॉब्लम थी, ये अच्छी प्रॉब्लम थी, इससे पहले आपके कंसेप्चुअली तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम कंसेप्चुअली स्ट्रांग थी, आपको बेसिक फॉर्मूले और उनको अच्छे से लगाना आना चाहिए, फॉर्मूले लगाना आना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार फॉर्मूले आप डिराइव करके लगा दोगे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हुआ तो। ठीक है, ओके, चलो आई होप आपको ये सारा पेपर अच्छे से ढंग से क्लियर हुआ होगा। मैंने कैसे सॉल्व किया है, अप्रोच को ध्यान रखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चीजें करनी है आपको। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।